Hello girls, how are you all? I hope so that you all are fit and fine with all your family members and doing well with your studies, isn't it? Okay, let us start our chapter. जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको भाषा और आधुनिकता पढ़ा रहे हैं। भाषा और आधुनिकता में मैंने ऑलरेडी आपको 4 लेक्चर्स दे दिए हैं। मैं आपको 4 लेक्चर्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले भाषा और आधुनिकता के जो लेखक हैं, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, उनकी मैंने आपको जीवनी बताई थी, जो कि सन 1919 में पैदा हुए थे और 2005 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका मैंने फिर आपको जीवन परिचय दिया और साहित्य में जो उनकी भाषा शैली है, उनकी जो लेखन विधा है, जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में आपको बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि वो हिंदू और तेलुगु भाषा साहित्य को लिखते हैं। फिर उनकी जो भाषा है वो विषय और भावों के अनुकूल है। शैली जो है वो विवेचनात्मक, गवेषणात्मक और आलोचनात्मक है। उनकी प्रमुख रचनाएं मैंने आपसे कहा था कि जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती हैं उनकी रचनाएं साहित्य के प्रश्न में। तो ये भी बताया था कि साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ये जो हैं ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो हैं वो परिमार्जित और सशक्त भाषा के एक बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इनकी भाषा वैसे तो तेलुगु रही है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी भाषा में बहुत कार्य किए हैं। और ये भी आपको बताया था कि शोध कार्यों के लिए ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। और साथ ही में जो लोग शोध कार्य कर रहे थे, शोध कार्यों को कर रहे थे, उन पर भी ये बहुत ज्यादा ध्यान देते थे और उनको नवीन शोधों की ओर ले जाना इनके जीवन का एक तरह से मुख्य उद्देश्य था। जहां तक उनकी भाषा की बात है, उनकी भाषा परिमार्जित और सशक्त है, सरलता, स्पष्टता, सहजता आदि गुणों को लिए हुए है। और भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया, उर्दू और फारसी और कभी कभी अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो मैं आपको आगे चैप्टर की ओर बढ़ूंगी तो वहां पर उनके ये सब गुण अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। मेरा मतलब है कि रिकॉल करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आप ध्यान देंगे कि इनकी भाषा सरल है, स्पष्ट है और सहज है। फिर भी इन्होंने तत्सम शब्दों का भी जहां पर प्रयोग किया, वहां पर भी भाषा रूढ़ नहीं हुई है, कठिन नहीं हुई है। और फारसी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि विचारात्मकता और गवेषणात्मकता के साथ साथ समीक्षात्मकता इनकी भाषा शैली के मुख्य गुण हैं। जहां पर इन्होंने अपने विचारों को रखा है, वहां पर विचारात्मक शैली को अपनाया है। जहां पर इन्होंने चीजों का शोध किया है, क्योंकि वहां पर गवेषणात्मक शैली का प्रयोग होता है, जहां पर हम चीजों का शोध करते हैं, तो वहां पर इन्होंने गवेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है, जैसे कि अपने शोध संबंधी निबंधों में या जो लोग शोध कर रहे हैं उनके संबंध में। और समीक्षात्मक शैली भी इन्होंने अपनाई है जब इन्होंने किसी विषय की आलोचना की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर भाषा और आधुनिकता हम पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक और निबंधकार द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। किसके द्वारा? हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक और निबंधकार द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी भाषा के प्रति अपनी दृष्टि जो है और जो अपनी साधना है उसको अटूट रखते हैं। और ये अत्यंत प्रेरणास्पद है, प्रेरणा लेने लायक है। और यही सारी खूबियों को लेकर के ही इन्होंने अपने इस चैप्टर को भी लिखा है, भाषा और आधुनिकता। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर को लिखने में इन्होंने एक्चुअली गवेषणात्मक शैली को अपनाया है,
ये एक तरह से ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, बस एक आपको रिकॉल कर रही हूँ कि मेमोरी आपकी रिकॉल हो जाए कि कहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि गवेषणात्मक शैली बेटा कौन सी होती है। गवेषणात्मक शैली वो जिसमें जो शोध प्रबंधों के लिए या शोध जहां पर किए जाते हैं वहां पर यूज होती है। तो इस चैप्टर में भी आप देखेंगे कि इन्होंने जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शैली अपनाई जाती है वो आपकी गवेषणात्मक शैली होती है। और आप देखेंगे कि ये जो है ये इस लेख में या इस निबंध में ये वैज्ञानिक शैली को अपनाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाते हैं। और उनका एक मत है कि जो भाषा होती है वो परिवर्तनशील होती है। भाषा जो है वो परिवर्तन के साथ चलती है। मैंने आपको जो बताया था कि भाषा और आधुनिकता, तो उसमें मैंने आपके जो बाद के 3 लेक्चर्स लिए थे। पहले लेक्चर में तो मैंने आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जीवनी बताई थी। उसके बाद के जो 3 लेक्चर लिए उसमें मैंने सेकंड लेक्चर में आपको भाषा और आधुनिकता, भाषा क्या है और आधुनिकता क्या है और किस तरह से हम भाषा को समझ सकते हैं सही अर्थों में और आधुनिकता को समझ सकते हैं सही अर्थों में, ये बताया था। उसके बाद जो आपको 2 लेक्चर्स मैंने दिए थे उसमें मैंने आपका ये वाला चैप्टर लिया था, ये वाला पैराग्राफ लिया था सॉरी, कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नूतनता की आवश्यकता होती है और इसी को दृष्टि में रखकर ही मार्ग ने कहा होगा, शणे शणे यन्न वतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। क्या कहा था? शणे शणे यन्न तामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। और अब ये जो वर्ड रमणीयतायाः आया है इसी को लेके लेखक आगे बढ़े थे और उन्होंने कहा था कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। तो रमणीयता क्यों आवश्यक है, नूतनता क्यों आवश्यक है किसी भी विषय क्षेत्र के लिए, पहले तो ये समझना जरूरी है। और फिर भाषा के क्षेत्र में रमणीयता और नूतनता क्यों आवश्यक है, ये सारी चीजें मैं आपको विद एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे कि स्टूडेंट की तरह आप कैसे समझ सकते हैं, एक भविष्य के एक देश के नागरिक होने की वजह तरह से आप कैसे समझ सकते हैं कि क्यों हमारे जीवन में नूतनता और रमणीयता दोनों आवश्यक हैं और क्यों वो अन्योन्याश्रित, ये शब्द देखिए अन्योन्याश्रित है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और कई चीजों को अपने आप में समेटे हुए है, इसलिए एक आपको मेमोरी रिकॉल कराना जरूरी है, क्योंकि 2 हफ्ते से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। इसके बाद एक और भी चीज आती है कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो भाषा और आधुनिकता चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये भाषा और आधुनिकता आप ये ध्यान रखेंगे कि ये केवल हिंदी भाषा के लिए या भारत देश के लिए नहीं है, अपितु पूरे विश्व की किसी भी भाषा के लिए आप जब कार्य करेंगे उस भाषा पर और उस भाषा को देखेंगे तो उसके लिए ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर लिखा गया है, जैसे कि आपने राष्ट्र का स्वरूप में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था। अब देखिए इसके आगे जो ये वाली पंक्ति है, ये देखिए, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। ये पंक्ति मैंने क्यों पढ़ी है एक बार फिर से पढ़ रही हूं, जरा याद करिए। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। ये पंक्ति मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि मैंने यहीं तक आपको बताया था। ठीक है, तो 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने इतनी चीजें कवर की हैं। अब आगे देखिए आप, आज मैं यहां से पढ़ाऊंगी। भाषा सामाजिक भाव प्रगटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही नहीं सोची जाती। क्या कह रहे हैं वो? कि भाषा सामाजिक भाव प्रगटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही नहीं सोची जाती। कि जो सामाजिक भाव को हम प्रकट कर रहे हैं उसकी सुबोधता, सुबोधता मतलब सु मतलब अच्छी प्रकार से, बोध मतलब ज्ञान या समझना, कि भाषा जो है वो क्या है। आपको मैंने बताया था कि भाषा एक्चुअली अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो सामाजिक भाव प्रगटीकरण है उसकी सुबोधता के लिए भाषा को सरल होना जरूरी है, इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना पढ़ाऊं, बहुत बड़ी बड़ी हाईफाई बातें आपके सामने करूं, लेकिन मेरी भाषा को ही आप आत्मसात ना कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसका
इसके विपरीत, इसके उल्टे अगर मैं आपको अपनी बातों को सरल भाषा में समझाऊंगी तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वास्तव में भाषा क्या है? भाषा वास्तव में सामाजिक भाव प्रगटीकरण की भाषा है, कि सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो कि भाषा जो है वो सामाजिक प्रगटीकरण की सुबोधता, सामाजिक भाव प्रगटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, मतलब कि आप उसको समझें, इसके अतिरिक्त इसकी जरूरत ही सोची नहीं जा सकती। और इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। ये दोनों थोड़ी कठिन लाइन है, इसलिए मैं आपको अलग अलग पढ़ा रही हूँ। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त या द्रष्टव्य अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। जो ये उपयोगिता है हमारी, कि हम दूसरे के भावों को समझें, इसकी सार्थकता का कब है? इसकी सार्थकता तब है जब हम समसामयिक सामाजिक चेतना में, समसामयिक मतलब सम मतलब समान, सामयिक मतलब समय के अनुसार, मतलब जैसे एक समय था जब हम पढ़ते थे 12th क्लास, एक समय है जब आप पढ़ते हैं 12th क्लास, और एक समय होगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे 12th क्लास। इसको इस तरह समझिए, नहीं तो आपको कठिन लगेगी ये पंक्ति, कि एक समय था जब हम 12th क्लास पढ़ते थे, एक समय है कि आज आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, और एक समय आपकी आने वाली जनरेशन मतलब आपके बच्चे 12th क्लास पढ़ेंगे। लेकिन हर उस समसामयिक सामाजिक चेतना में, समसामयिक, सामयिक मतलब समय और सम मतलब समान, कि हर उस सामयिक चेतना में, सामाजिक चेतना को प्राप्त अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। संश्लिष्टता मतलब या दुरूहता मतलब कठिन, संश्लिष्ट मतलब जब हम चिपका हुआ, संश्लिष्ट मतलब क्या होता है? श्लेष अलंकार में मैंने आपको पढ़ाया है संश्लिष्ट शब्द, संश्लिष्ट शब्द आपको श्लेष अलंकार में मैंने पढ़ाया है। संश्लिष्ट मतलब होता है चिपका हुआ, तो जो आप चिपका हुआ कि मतलब जो अनेक प्रकार की दुरूहता उसमें चिपकी हुई है। हर समय की भाषा में कुछ चीजें चिपकी हुई हैं जो हमको नहीं समझ में आती हैं। समझ में आ रहा है आपको? हर समय की भाषा में कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आती हैं, वो उस समय की भाषा, उस पर्टिकुलर समय की भाषा। जैसे अगर आप अपने माता पिता से पूछेंगे आज की हिंदी के बारे में, और अगर वो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के हैं, आप इस बात को इस तरह से समझिए कि अगर वो नॉर्दर्न इंडिया में आपके मम्मी पापा रहे हैं, उनका बचपन बीता है, तो वो नॉर्दर्न इंडिया में रहे हैं तो उनकी हिंदी बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर वो साउथ इंडिया में रहे हैं तो उनकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भाषा से वो संबंधित होंगे वो भाषा अच्छी होगी, है ना। इसी तरह से अगर उनकी परवरिश कहीं अंग्रेजी की जगह पर हुई है तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। और इन तीनों भाषाओं में, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली हिंदी होगी, चाहे वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ होगी, और चाहे वो इंग्लिश भाषा होगी, इन सभी भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द जरूर होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, जो वो बोलते होंगे लेकिन आपको नहीं पता होंगे। आप थोड़ा अपने घर के बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए ये गोरखपुर है तो यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, तो जो बच्चे बचपन से बहुत अच्छा कमांड रखते हैं भोजपुरी भाषा पर, वो तो सारे शब्दों को समझेंगे। लेकिन जो सोचते हैं कि आजकल एक फैशन चल पड़ा है कि भोजपुरी तो गांव की भाषा है, बुरा मत मानिएगा, बट ये भोजपुरी लोग ही ज्यादा समझते हैं। हम लोग तो उस भाषा को सम्मान देते हैं। मेरी मदर टंग भोजपुरी नहीं है, बट जो लोग भोजपुरी भाषा को अपना समझते हैं, मतलब जिनके माता पिता बोलते हैं, चाहे वो आपके माता पिता की बात हो चाहे आपकी बात, तो मैं सबको नहीं कह रही हूँ, बट ये समाज में आज बहुत अधिक प्रचलन है कि वो तो भोजपुरी बोलते हैं। गोरखपुर में मैंने ये बहुत देखा कि अपनी भाषा के प्रति सम्मान लोगों में कम है। सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, बट ये सम्मान आप लोगों में कम है। मैं ये नहीं कहती कि आप स्कूल आए तो आप भोजपुरी में बात करें, नो, बट आपको अपनी मदर टंग आप अपने घर में जरूर बोलनी चाहिए। ये ऐसा कहा जाता है, ये मैं आपको चैप्टर से अलग भी एक चीज बता रही हूँ, लेकिन चैप्टर से रिलेटेड ही बता रही हूँ जो आपके भविष्य के भी बहुत काम आएगा। ऐसा कहते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और एक तीसरी भाषा पे आपका कमांड होना चाहिए अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो कौन कौन सी 3 भाषाएं? एक हिंदी, ताकि आप देश में अपना नाम कर सके, देश के लोगों के बीच में अपना स्थान बना सके, क्योंकि हिंदी दिल की भाषा कही जाती है। और दूसरा इंग्लिश, अंग्रेजी, ताकि आप प्रोफेशनली, क्योंकि आप प्रोफेशन में जहां भी जाएंगे आपको इंग्लिश
कि वहां पर आपकी पूछ होगी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपका बहुत बढ़िया कमांड होना चाहिए। हालांकि अगर आप सरकारी नौकरियों में जाएंगे तो वहां पर आपको हिंदी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है 1949 में ही। 1949 में ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत 343, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, 343 में इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बहुत से बच्चों को हिंदी की गिनतियां नहीं आती हैं, जो कि बहुत खुशी की बात नहीं है। ये भी, इसको कहने से पहले भी मैं आपको छोटा सा शब्द सॉरी बोलूंगी कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपको यूपी में रहते हुए और खासतौर से गोरखपुर में रहते हुए 1 से 100 तक हिंदी में गिनती नहीं आती है, तो ये आपकी स्मार्टनेस नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा आपकी कमी है, क्योंकि आपको आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, ठीक है। बल्कि अगर दूसरे भाषा भाषी लोग भी हों, अगर आप में कोई बंगाली हो, कोई तमिल बोलता हो, तो वो भी सीखिए, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने से कुछ कमी नहीं आएगी आप में। मैं हिंदी की टीचर हूं, बट आई ऑलवेज लव टू लर्न इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, और मेरा प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, आपको अच्छे से पढ़ाना, ठीक है। तो जब आपको अच्छे से मैं तभी पढ़ा पाऊंगी जब मेरा खुद की भाषा पे पूरा कमांड होगा। अगर मुझे एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है स्कूल में और मैं हिंदी की टीचर हूं, तो उसके लिए भी मुझे इंग्लिश आनी, हिंदी आनी उतनी ही जरूरी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं आनी, कि मैं जहां पर हिंदी में मुझे सब्जेक्ट कंटेंट पढ़ाना है तो मेरा हिंदी में कमांड होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है तो इंग्लिश में कमांड होना चाहिए। उसके अलावा मेरा एक घर है, मेरा एक परिवार है, तो मुझे उन पे भी कमांड होना है, उन पर भी मेरा कमांड, मतलब कमांड, एफेक्शन, लव होना चाहिए। तो मुझे अपने घर की भाषा भी सीखनी जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भाषाओं की दुरूहता, मतलब कठिनता, भाषाओं को सीखना क्यों जरूरी है? ताकि हम अपने आप को लोगों से संबद्ध कर सके, लोगों से जोड़ सके, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ होगी, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होगी। और इसीलिए ये लाइन यहाँ पर कही जा रही है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझें। तो मैं आपसे एक बात कह रही थी कि जो यहाँ पर बहुत लोग होते हैं, जो आपसे, मैं ये नहीं कह रही कि आप स्कूल आकर के भोजपुरी में बात कीजिए, बिल्कुल नहीं, वहां पर तो आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। बट आपको अपनी भाषा की एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको की कोई तारीफ कर रहा है अपनी भाषा में, या आपको कोई बुरा कह रहा है। ऐसा ना हो कि आपकी कोई तारीफ करे तो आप उल्टा समझो, और आपको कोई बुरा कहे तो आप खुश होकर ताली बजाएं। समझ में आ रहा है ना? और यही चीज यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर क्या चीज बताई गई है कि अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। क्या चीज? कि समय के साथ साथ, मैं आपको क्या बता रही थी कि आपके दादाजी के समय की कुछ भाषा होगी, आपके मम्मी पापा के समय की कुछ भाषा होगी, आपके समय की कुछ भाषा है, और आपके बच्चों के समय की कुछ भाषा है। और हर भाषा में आप देखेंगे कुछ ऐसे शब्द हर समय में होंगे उसी सेम भाषा में, जो कि आपको नहीं पता होगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो बच्चों का बहुत अच्छा कमांड होगा भोजपुरी पर, या तमिल में, या इंग्लिश में, जो भी उनके घर में बोलने वाली भाषा है, तो वो उस चीज को समझेंगे, लेकिन सारे बच्चे उसको नहीं समझेंगे। और भाषा की उपयोगिता क्या है? इसके ऊपर वाली लाइन देखिए कि इस उपयोगिता की सार्थकता भाषा को समझने की उपयोगिता की क्या है? कि हम संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है, कि जो उसमें जो चिपके हुए अर्थ हैं वो भी हमको समझ में आए, भाषा में जो चिपके हुए अर्थ हैं वो भी हमको समझ में आए। समझ में आ रहा है? जैसे आंख का तारा होना, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी कठिन लाइन है ये, इसीलिए मैं आपको इतना समझा रही हूँ कि आप समझें। जैसे मान लीजिए आंख का तारा होना एक मुहावरा है हिंदी भाषा शब्द का, जो कि व्याकरण की दृष्टि से भी सही है। अब आंख का तारा होना का मतलब क्या है? बहुत प्यारा होना, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे आपकी मम्मा कहती हैं, ठीक है, या कोई और कहता है, या स्कूल में टीचर कहती है कि बेटा आप तो हमारी आंख के तारे हो। तो जब तक आपका हिंदी की भाषा में पूरा कमांड नहीं होगा और आपको नहीं पता चलेगा, नहीं मालूम होगा कि आंख का तारा होने का मतलब बहुत प्रिय होना होता है, बहुत प्यारा होना होता है, बहुत लविंग होना होता है, तो आप क्या सोचोगे कि आंख का तारा, आंख में तारा कहाँ होता है भाई? तारा तो आसमान में होता है। आप ये सोचोगे ना
जबकि हाँ, ये बिल्कुल हंसने वाली बात हो गई कि आपको, और हो सकता है आप किसी से पूछ भी लो। द वेरी फनी थिंग इज दैट कि अगर आपको नहीं पता है, आप तो अभी बड़े हो, 12th में हो, लेकिन बहुत से 12th वाले बच्चों को भी नहीं पता होगा। अगर आपके क्लास में कुछ आर्ट्स में बच्चे हैं जो कि साउथ इंडिया से हमारे पास आए हैं, तो एकदम अगर उन्होंने हिंदी इसके पहले नहीं पढ़ी होगी तो उनको आंख का तारा होने का नहीं मतलब होगा। और डेफिनेटली उनकी भाषा में भी कोई ऐसा मुहावरा बहुत जरूर होगा जो कि जिसका मतलब होगा बहुत प्यारा होना। तो मे बी उन्होंने तो पहले हिंदी पढ़ी है, तभी वो 12th में हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना बेटा। जो 12th आर्ट्स के बच्चे हैं, मैं उनसे कह रही हूँ, जो सिस्टर्स हैं, मैं उनसे कह रही हूँ कि उनको तो फिर भी पता है कि आंख का तारा होने का क्या मतलब है, लेकिन उनकी भाषा में जिसका मतलब है बहुत प्यारा होना, क्या वो बाकी बच्चों को पता है? नहीं पता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम जिस भाषा भाषी क्षेत्र के हों, कम से कम हम उस भाषा को जरूर जानें। ठीक है, ये इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है। इसके बाद देखिए, यहां से थोड़ा सरल है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्धि एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। अब देखिए, एक बार फिर से आप देखिए, ये लाइन मैं फिर से पढ़ रही हूँ। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। चलिए इसको समझते हैं। वो क्या कह रही हैं कि कभी, अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, जो चीज पहले पढ़ाई उससे एकदम अलग चीज कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में ऊपर वाली वस्तु से, ऊपर वाली विषय वस्तु से नीचे वाली विषय वस्तु को वो जोड़ रहे हैं। कैसे कि वो कह रहे हैं कि कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव में या अन्य जातियों के प्रभाव में जब हम मनुष्य आ जाते हैं तो हम नए शब्दों को सीखते हैं, वहां पर नए शब्दों का प्रवेश होता है, और इन शब्दों के जो सही पर्यायवाची शब्द हैं वो अपनी भाषा में कभी कभी आपको नहीं भी प्राप्त होते हैं। कभी कभी आपको अपनी भाषा में वो शब्द नहीं प्राप्त होंगे, तो हमको उस समय क्या करना चाहिए? हमको उस समय ये नहीं करना चाहिए कि हम उस शब्द को छोड़ दें, ठीक है, बल्कि हमको क्या करना चाहिए? उसको अपनी भाषा में स्वीकार कर लेना चाहिए वैसे ही, और उससे किसी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यही भाषा की सजीवता होती है। सजीवता मतलब जिंदा रहना, कि कोई भी भाषा, अगर हमारी हिंदी भाषा है तो वो क्यों सजीव है? वो इसलिए सजीव है क्योंकि देखिए, आपने एक चीज पढ़ी होगी, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ये बात तुरंत समझ में आएगी कि आपने एक चीज पढ़ी होगी जो आप 6th 7th 8th से ही शायद पढ़ते आ रहे होंगे, हिंदी भाषा का शब्द भंडार। उसमें आप क्या पढ़ते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी शब्द। तो आप देखते हैं तत्सम शब्द क्या है, जो संस्कृत के समान है या संस्कृत से आए हुए हैं। तद्भव जो उनसे उत्पन्न हुए हैं। फिर देशी शब्द जो देश में खुद ही चल पड़े हैं, जैसे झटपट, गड़बड़, पटपट, झिमिर झिमिर, इस तरह के शब्द। झटपट मत चल, है ना, गटागट पानी मत पी, आप कहते हैं ना झटपट मत चल, गटागट पानी मत पी, ये सब शब्द जो अपने आप आ गए हैं, है ना। फटाफट दौड़, जल्दी जल्दी कर, फटाफट काम करो, मम्मा कहती है ना कभी कभी फटाफट काम करो, तो फटाफट शब्द कहाँ से आया? अपने आप देशज शब्द है। और विदेशी शब्द, माय गुडनेस, विदेशी शब्दों से तो हम लोग भरे पड़े हैं। आपको पता है, जो आप चाय और चीनी रोज खाते हैं और पीते हैं, चीनी शब्द और चाय शब्द, ये दोनों शब्द जो हैं ये चीनी भाषा से लिए गए हैं। समझ में आ रहा है? ये दोनों शब्द, 3 शब्द ही हमने लिए हैं चीनी भाषा से। एक सुबह की चाय, और एक उसमें मिलाने वाली चीनी, और एक लीची। ये 3 शब्द भारतीयों ने चीनी भाषा से लिए हैं, जो चाइना का आजकल बहुत अपोज कर रहे हैं हम लोग भाषा में हमने, और हम इसको अपनी जिंदगी से नहीं हटा सकते। क्योंकि आप चाय को
टी बोल सकते हैं, उसके बाद आप क्या बोलेंगे? चाय ही बोलेंगे। आप इंग्लिश में टी बोलेंगे, लेकिन जब घर में आप रहते हैं तो आप ये नहीं कहते मम्मी टी बना दो, आप क्या कहते हैं? मम्मी मुझे मेरे लिए चाय बना दो, क्योंकि वो हमारी भाषा में इतना ज्यादा आत्मसात हो चुका है। बल्कि आप देखेंगे कि जो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, है ना, वो भी हैव सम टी कहते हैं आपसे। और अगर आप नहीं समझ, मान लो आप एक हिंदी भाषा भाषी हो और आपके सामने कोई अंग्रेजी का बोलने वाला व्यक्ति खड़ा है और वो आपसे कहता है हैव सम टी, और आपको टी नहीं समझ में आता है, तो वो हाथ से इशारा करके कहता है चाय चाय, मतलब कि चाय उसको भी मालूम है कि क्या है ना। तो इस तरह के शब्द। और उसके बाद आप बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ये आप देखिए यहाँ पे रिमोट। अब अगर ये एक एसी का रिमोट है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज रिमोट ऑफ एसी। तो अगर ये रिमोट है तो रिमोट के लिए हिंदी भाषा में कोई शब्द नहीं है, भोजपुरी में कोई शब्द नहीं है, उर्दू कन्नड़ में भी कोई शब्द नहीं है, तो रिमोट को हम रिमोट की तरह लेंगे। ये क्या है? बुक है, ये बुक है, तो बुक को हम किताब कह सकते हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं, ये मेरे हाथ में क्या है जिससे मैं आपको पॉइंट आउट करके पढ़ा रही हूँ? स्केल। दिस इज अ रूलर, दिस इज अ रूलर। अब ये जो रूलर है इसको हम रूलर ही कहेंगे। इसको हम रूलर की जगह बहुत, अगर आप गांवों में जाएंगे तो शायद इसको एक लंबी पट्टी या इस तरह की कुछ कहा जाएगा, या स्केल। बट आप देखिए कि रूलर और स्केल दोनों अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो हम कैसे कह दें कि हम अंग्रेजी नहीं बोलेंगे भैया? हम कैसे कह दें? बहुत से लोग विरोध करते हैं ना कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे। कैसे नहीं सीखोगे तुम? रूलर को तो आप रूलर ही कहोगे, स्कूल को तो आप स्कूल ही कहोगे, चेयर को तो आप चेयर ही कहोगे, कुर्सी क्या लोगे? लेकिन कुर्सी भी हिंदी शब्द नहीं है, कुर्सी भी अरबी भाषा का शब्द है। बहुत से शब्द फारसी से आए हैं। तो उन शब्दों को उसी तरह से ग्रहण करना। आपका बहुत ज्यादा जाना माना शब्द दरवाजा, खिड़की, रोशनदान, ये सब फारसी भाषा से आए हैं। सलवार, जलेबी, ये सब उर्दू भाषा से आए हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? इन शब्दों को हम अपनी हिंदी भाषा में उसी तरह से ग्रहण करते हैं। इसीलिए हिंदी भाषा को बहुत अधिक लविंग भाषा और ग्राह्य भाषा और सरल भाषा कहा गया है, क्योंकि हिंदी भाषा ने बहुत से शब्दों को अपने आप में आत्मसात किया है। ठीक है, इसीलिए हिंदी भाषा इतनी सरल बन जाती है, क्योंकि हिंदी भाषा में हम उन शब्दों को समाहित कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए वो क्या कहते हैं? भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। इस लाइन को आप जरूर से अच्छे से ध्यान दीजिए कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये दो लाइन आपसे, क्योंकि अब तो रेखांकित की जाती है ना लाइन, तो आपसे पूछी जा सकती है कि भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। अगर हम ये रिमोट, रूलर, टीवी, फ्रेज, ये सब शब्दों को आत्मसात नहीं करेंगे जो कि डेली यूज में हम कर रहे हैं, तो हमारी हिंदी भाषा मर जाएगी। और ध्यान रखिए कि ये केवल हिंदी भाषा के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सारी भाषाओं के लिए कहा जा रहा है। और इसलिए वो आगे कहते हैं कि भाषा जो है वो म्यूजियम की वस्तु नहीं। अब देखिए म्यूजियम वर्ड इज अ इंग्लिश वर्ड, म्यूजियम एक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन यहाँ पर लेखक बिल्कुल बिना किसी डर के लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि म्यूजियम का वो संग्रहालय वो चाहते तो वो संग्रहालय लिख सकते थे, बट म्यूजियम लिख के ये जो वाक्य है ये ज्यादा सार्थक लगता है। अगर हम लिखते भाषा संग्रहालय की वस्तु नहीं है, तो आधे बच्चों का तो वैसे ही दिमाग घूम जाता है कि संग्रहालय क्या होता है। अभी म्यूजियम आपको बिल्कुल पता है कि क्या होता है, इजंट इट? क्यों पता है? क्योंकि म्यूजियम शब्द को हिंदी भाषा ने इतना अधिक आत्मसात कर लिया है कि उसे पता है कि म्यूजियम क्या होता है, जहां पर पुराने चीजों को या पुराने लोगों के पुराने सामानों को रखा जाता है, या विश्व की कोई भी पुरानी चीज जो किसी संग्रहालय में संग्रहित की जाए मतलब इकट्ठी की जाए, दैट इज कॉल्ड म्यूजियम। तो भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जो भाषा और संस्कृति है, ध्यान से समझिएगा इसको, लेखक ये कह रहे हैं कि जो भाषा और संस्कृति है उसमें अटूट संबंध है, और भाषा को हमारी संस्कृति के साथ साथ भाषा को चलना चाहिए। और जितने भी नए प्रयोग इस दुनिया में होंगे, चाहे वो विज्ञान से संबंध, देखिए विज्ञान, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे साइंस के हैं, B1 और B2 के बच्चे, मैं कॉमर्स और आर्ट्स वालों की भी बात करूंगी, बट यहाँ पर अभी मैं शब्द ले रही हूँ साइंस के, इसलिए मैं साइंस का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप कॉमर्स से भी उसको निकाल सकते हैं शब्दों को, लेकिन चूंकि पहले साइंस आया दुनिया में, तो साइंस आने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे शब्द, रडार, है ना, साइंटिस्ट को आप
वैज्ञानिक कह सकते हैं, बट रडार को आप क्या कहेंगे, मिसाइल्स को आप क्या कहेंगे, अणु को आपने मॉलिक्यूल कहा, लेकिन अणु शब्द, अब आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अणु आप सबने पढ़ा है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, ठीक है, ट्वेल्थ B1, 12 B2, 12 कॉमर्स, सब बच्चों ने मॉलिक्यूल पढ़ा है क्योंकि सबने 10 तक साइंस पढ़ा है। तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। अब अणु शब्द जब आप बोलेंगे तो उसको केवल हिंदी भाषा भाषी ही समझ पाएगा। जरा गोरखपुर से बाहर निकलिए, आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप केवल अपने घर में नहीं बैठे रहेंगे, या केवल आप गोरखपुर या यूपी की बात नहीं करेंगे, बल्कि आप पूरी इंडिया या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं। हम भाषा के माध्यम से, भाषा के संबंध में, यहाँ पर भाषा के माध्यम से ही, भाषा के लिए ही और भाषा को समझने के लिए ही। तो जब हम अणु की बात करते हैं बेटा, तो अणु केवल वही बच्चे समझ पाएंगे जो कि हिंदी जानते होंगे। बट व्हेन आई से अबाउट मॉलिक्यूल, व्हेन आई यूज द वर्ड मॉलिक्यूल, जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल शब्द जो है वो पूरे विश्व के लोग समझ पाएंगे, क्योंकि हर विश्व की भाषा में मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ही कहा जा रहा है। साइंस में जब हम अणुओं की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल ही कहा जा रहा है। इसलिए जो साइंटिफिक शब्द आएंगे, इसी तरह कॉमर्स में जब बैंकिंग शब्द आएगा, तो जब आप बैंक शब्द की बात करेंगे, तो आप जानेंगे कि बैंक शब्द जो है उसका मतलब रुपये पैसे से है। बहुत वास्ट में नहीं जाएंगे हम दोनों शब्दों में, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे बैंकिंग हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ाना है, आपको हिंदी पढ़ाना है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब आप बैंकिंग की बात करते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि कुछ बैंक से संबंधित है, बैंक मतलब रुपये पैसे से संबंधित कोई काम है। इसी तरह से जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं, मान लीजिए, चलिए 12th आर्ट्स वाले बच्चे ये ना सोचे कि हमें नहीं, कुछ मैम ने हमारा एग्जाम्पल नहीं दिया, तो जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री का तो शब्द यहाँ लिया गया है म्यूजियम। जब आप संग्रहालय की बात करते हैं, ठीक है, तो आप जब संग्रहालय शब्द बोलेंगे तो वो सारे विश्व के लोगों को नहीं समझ में आएगा, वो केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो हिंदी भाषा को जानते हैं। और उसमें केवल भारत ही नहीं आएगा, जकार्ता, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल आपका पड़ोसी देश, ऐसे बहुत से देश है जहां पर हिंदी भी बोली जाती है ना। सऊदी अरब, जो आपकी कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, वहां भी हिंदी भाषा भाषी बहुत लोग हैं, तो उनको पता चलेगा। लेकिन पूरे विश्व के लोगों को नहीं पता चलेगा। पूरे विश्व को तभी पता चलेगा जब वो म्यूजियम की बात करेंगे। इजंट इट? इतिहास में लड़ाइयां बहुत हुई हैं। जब हम लड़ाई की बात करते हैं तो लड़ाई केवल हिंदी भाषा भाषी को पता होगा, बट जब हम वॉर कहते हैं तो वॉर से सबको समझ में आता है। तो इसलिए जो भी शब्द भाषा में प्रकट होते हैं, चाहे वो विज्ञान के नए प्रयोग और आविष्कारों से हो, चाहे वो विभिन्न संस्कृतियों से हो, चाहे वो विभिन्न विषय हो, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट हो, इन सब में जो भी परिवर्तन होंगे उन्हें वाणी से प्रकट करने के लिए हम परंपरा से चले आ रहे घिसे पिटे शब्दों की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि संस्कृति के विकास के साथ साथ हम क्या करेंगे, मानव हृदय में जो नई नई विचारधाराएं उत्पन्न होंगी उन्हें प्रकट करने के लिए भाषा में नए नए शब्दों को हम ग्रहण करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाषा संस्कृति को वाणी देने में असमर्थ हो जाएगी। अगर हम नए नए शब्दों को ग्रहण नहीं करेंगे तो भाषा हमारी संस्कृति को समझाने में असमर्थ हो जाएगी। ये थोड़ा सा कठिन लाइन है, इसकी व्याख्या थोड़ी सी कठिन है, तो मैं इस पैराग्राफ की जो 2-3 इसको आपको समझ में तो बेटा आ गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आया, समझ में तो आ गया होगा ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, मैंने काफी एग्जाम्पल्स लेके बता दिया आपको। लेकिन जब आपको लिखने का समय आएगा तो लिखने में आपको 2-3 पंक्तियां जो इंपॉर्टेंट हैं और जो व्याख्या में पूछी जाती हैं, क्योंकि अब तो पैराग्राफ्स नहीं पूछे जाते हैं, पंक्तियां पूछी जाती हैं आपसे सीबीएसई बोर्ड में, तो 2-3 पंक्तियों के अर्थ मैं आपको खुद लिख करके भेज दूंगी। 2-3 पंक्तियां मतलब जैसे इधर की मैंने आपको 2 लाइनें बताई, इधर की बताई, तो इसमें जो पंक्तियां बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं उसकी व्याख्या भी मैं आपको
खुद लिख करके नोट्स भेज दूंगी। बाकी व्याख्या आप साथ में लिखते रहिए, बाकी आप साथ में लिखते रहिए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, बोर्ड के लिए ईच एंड एवरी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता दूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन चैप्टर है। और एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बता दूं कि ये चैप्टर बच्चे सोचते हैं कि भाषा और आधुनिकता है, क्या एग्जाम में आएगा, या अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक कहानी की तरह तो हम लिख लेंगे, लेकिन मैं आपको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जब बच्चे इस चैप्टर की व्याख्या लिखने बैठते हैं तो वो लिख नहीं पाते हैं, कठिन लगती है उनको। इसीलिए मैं आपको नोट्स भेज रही हूँ, इसीलिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। नहीं तो मैं भी आपसे कभी कभी कहती हूँ कि मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं दूंगी, आप खुद से भी व्याख्या लिखिए। तो मैं आपको आपने जितना पढ़ लिया है उसकी व्याख्या तो आप फेयर कॉपी में नोट्स बना चुके होंगे, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैं आपको भेजूंगी, उसकी व्याख्या आप जो है वो फेयर कॉपी में नोट करिएगा। और साथ में ये चैप्टर पढ़िएगा जरूर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आता है। और जो पुराने बच्चे उन्होंने मुझे बताया है कि मैम जब आप पढ़ा रही थी तो हम लोगों ने इस चैप्टर को हल्के में लिया और ये बोर्ड में आ गया, हम लोगों को लगता था कि अरे ये तो सरल एग्जाम्पल्स हैं और सरल चीजें हैं और हम पढ़ लेंगे, लेकिन व्याख्या लिखते समय एग्जाम में हम लोगों को कठिनाई हुई। तो आपको हम लोग अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें बताते हैं बेटा वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि कई बार ये चैप्टर पूछा जाता है और व्याख्या लिखने में कभी कभी आप चूक जाते हैं या आपको नंबर कम मिलते हैं, ठीक है। तो इतना यहाँ चैप्टर तक, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। ओके, यस।